अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FS उर्दू स्टोरी। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2, मिस्र का शहज़ादा। अंबर मकान में दाखिल हुआ तो गोगोश ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। वो परेशान ना होता तो क्या करता। अंबर ने भी तो कमाल कर दिया था। वो अपनी जान खतरे में डालकर शाही सवारी को देखने बाहर निकल गया था। हालांकि उसे मालूम था कि इसका जुर्म की सज़ा मौत है। उसने अंबर से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए थे? लड़का, आखिर ये तुम्हें क्या सूझी? अंबर ने सीना तान कर कहा, मैं मलका को देखना चाहता था। गज़ब खुदा का, तुम्हें मालूम नहीं था कि वो लोग तुम्हें हलाक कर देंगे? मालूम था, मगर फिर भी मैं मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। मगर तुम अकेले शाही फ़ौज का कैसे मुकाबला कर सकते थे? कम से कम वो एक को तो ज़रूर मार कर मरता चचा। गोगोश ने माथे पर हाथ रख कर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारे बाप को क्या मुँह दिखाता। चचा, शाही फ़ौज भी तो इतनी जुर्रत कि मुझे मार सके? मैं बहादुर लड़का हूँ। गोगोश ने हाथ बांध कर आँखें बंद कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर मौत के मुंह से वापस आ गया। फिर उसने बड़े शौक़ से पूछा, अच्छा लड़के, ये तो बताओ, मलका ने तुम्हें क्या कहा? मलका ने मुझसे मेरा नाम पूछा, बाप का नाम पूछा और कहा कि मैं मकान से बाहर क्यों निकल आया हूँ। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, आपकी सवारी देखने निकल आया था। फिर मलका ने क्या कहा? मलका ने कहा, अगर मेरे सिपाही तुम्हें कत्ल कर देते तो क्या होता? फिर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं बहादुरी से उनका मुकाबला करता। फिर मलका क्या कहने लगी? पहले तो वो गहरी सोच में डूब गई, फिर बोली कि तुम बड़े बहादुर लड़के हो, वापस जाओ, अपने घर चले जाओ। रब्बुल अज़ीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मलका के दिल में रहम डाल दिया, नहीं तो खुदा जाने आज क्या हो जाता। अच्छा लड़के, अब यहाँ से अपने घर भाग जाओ और ख़बरदार आइंदा ऐसी जुर्रत भी कभी ना करना। अंबर ने गुलेल लहराते हुए हंसकर कहा, मैं तो फिर मलका की सवारी देखने घर से निकल आऊँगा। जाता है या नहीं बेवकूफ़ कहीं के, मैं आज ही तेरे बाप से तेरी शिकायत करूँगा। खुदा हाफिज़ चचा। अंबर हंसता हुआ गोगोश के मकान से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने लंगोटिए दोस्त कहरमान के यहाँ पहुँचा। कहरमान उम्र में अंबर से 2 साल बड़ा था, यानी 16 बरस का था। वो एक पनीर बनाने वाले का बेटा था। जब अंबर ने उसे भी ये भयानक वाक़या सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ। अंबर के कंधे पर हाथ मार कर बोला, ये काम तो तुमने वो किया कि मैं खुद करना चाहता था। तुम्हें मालूम है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या है? ये कि मैं एक रोज़ शाही फ़ौज का कप्तान बन जाऊं। मेरे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का हंटर हो। घोड़े पर सवार होकर गुलामों के पास जाऊं और उनको ज़ोर ज़ोर से हंटर मारूं। अंबर ने कहा, मगर कहरमान, गुलामों पर जुल्म करना कोई बहादुरी की बात नहीं। मज़ा तो दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला करने में ही आता है। कहरमान बोला, भाई मेरी तो यही ख्वाहिश है और तुम देखना, एक ना एक दिन मैं ज़रूर फ़ौज का कप्तान बनूंगा। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कहरमान। वैसे तुम्हारा दिल डोल इतना है कि तुम कप्तान बन सको? अंबर, याद रखो, अगर मैं बादशाह को फ़ौज का कप्तान बन गया तो तुम्हें अपने साथ रखूँगा और दरिया नील के किनारे एक शानदार महल बनवा दूँगा। मुझे तुम्हारे बनवाए हुए महल की ज़रूरत नहीं कहरमान, मैं अपना महल खुद बनाऊँगा। चलो हम दोनों अपने अपने महल खुद बनवाएंगे। अच्छा, अब चलो दरिया
کنارے چل کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دونوں دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دریائے کنارے چل پڑے۔ دوپہر کے کھانے پر عنبر اپنے ساتھ مچھلیاں لایا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے بڑی دیر کر دی، تمہارا باپ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عنبر دوسرے کمرے میں گیا تو اس کا باپ رجال لکڑی کے کٹورے میں زیتون کا تیل ڈال رہا تھا۔ اس نے عنبر کو دیکھ کر پوچھا، اتنی دیر کہاں کر دی بیٹے؟ ابا، آج میں نے ملکہ مصر سے باتیں کی۔ بوڑھے رجال کے ہاتھوں سے زیتون کے تیل کا کٹورا گرتے گرتے بچا۔ کیا کہا؟ ہاں ابا، میں نے مصر کی ملکہ سے باتیں کی ہیں، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ عنبر کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں باپ عنبر کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملکہ ایک روز اپنے بیٹے سے گفتگو کر سکتی ہے۔ عنبر نے باپ اور ماں کو شاہی سواری کا سارا واقعہ سنایا۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی بڑے غور سے واقعے کا ایک ایک لفظ سنتے رہے۔ عنبر کہہ رہا تھا، ملکہ نے مجھ سے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ بوڑھے رجال نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، میرے ابو کا نام رجال ہے، وہ احرام بناتا ہے۔ ملکہ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، وہ اصل میں میری بہادری پر بہت خوش تھی، پھر اس نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے کہا، رب العظیم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ باپ نے پوچھا، ملکہ نے تم سے کچھ اور نہیں پوچھا؟ بس میرا نام پوچھا اور پھر چپ ہو گئی۔ ابا؟ ہاں ابا جان، بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہیں۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھتی رہیں۔ ملکہ عالیہ نے کچھ اور تو نہیں کہا؟ بوڑھے رجال نے اطمینان کا سانس لیا اور عنبر سے کہا، اچھا چلو اب ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ کھانے کے دوران میں بوڑھا رجال یہی سوچتا رہا کہ کہیں ملکہ عالیہ نے اپنے بیٹے کو پہچان تو نہیں لیا۔ اصل میں بوڑھا رجال نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ملکہ اپنے بیٹے کو پہچانے۔ وہ چاہتا تھا کہ عنبر ذرا اور بڑا ہو جائے، پھر وہ خود اس کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اسے بتائے گا کہ عنبر اس کا شہزادہ بیٹا ہے۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے عوض ملکہ عالیہ اسے ڈھیر سارا انعام کرام دے گی۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں فرعون اسے قتل ہی نہ کرا دے، اسی لیے بوڑھا رجال ابھی تک خاموش تھا۔ وہ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا کہ فرعون کے مرنے تک اسے اس بھید کو چھپائے رکھنا چاہیے۔ فرعون مر جائے تو وہ بڑی آسانی سے ملکہ مصر کے سامنے اس کے بیٹے کے راز کو افشاں کر سکتا ہے، پھر عنبر کی زندگی محفوظ ہوگی۔ کھانے کے بعد عنبر سو گیا تو رجال نے اپنی بیوی سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ عنبر کی ایک عمر ایک دن تھی کہ ملکہ نے اسے دریا نیل کی لہروں میں بہا دیا تھا۔ 14 برس بعد وہ اسے کیسے پہچان سکتی ہے؟ پھر بھی مجھے ڈر ہے، اگر ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا ہے تو وہ ضرور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ملکہ نے عنبر کو ہم سے واپس لے لیا تو یقینی طور پر فرعون کو اس کا علم ہو جائے گا اور وہ عنبر کے ساتھ ہی ساتھ ہم دونوں کو بھی قتل کرا دے گا۔ رجال کی بیوی گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، رجال تم وہم کرنے لگے ہو، ملکہ اتنے برس گزر جانے پر عنبر کو کبھی نہیں پہچان سکتی، مگر وہ ماں ہے اور ماں کا خون جوش مار سکتا ہے۔ فرض کریں اگر عنبر کو اس نے پہچان بھی لیا ہوگا تو وہ کبھی عنبر کو واپس محل میں بلانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس طرح فرعون کو
बेटे का पता चल जाएगा और वो नजूमियों की पेशनगोई के मुताबिक उसे फ़ौरन कत्ल करा देगा। और कोई अजब नहीं कि वो मलका को भी साथ ही मरवा दे। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ख़याल है कि अब हमें भी मुहतात रहना चाहिए। फ़िक्र ना करो, रब्बुल अज़ीम हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े रज्जाल ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ख्याल है मैं अंबर को लेकर मलका आलिया की खिदमत में हाजिर ना हो जाऊं? किस लिए? उसे शाही महर के साथ उसकी अमानत वापस करने। खुदा के लिए ऐसी गलती कभी ना करना। इसी तरह मलका और अंबर समेत हम सब बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में फ़िरौन की मौत का इंतज़ार करना होगा। हाँ, इसी में हम सबकी भलाई है। इतने में पोल का गुलाम शिकार की हुई मुर्गाबियों और उबली हुई इंजीरों की टोकरी लिए अंदर आया। रज्जाल ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो पोलका? पोलका ने भीगी आंख पोंछकर कहा, मुर्गाबियाँ तो मैंने डंडा मार मार कर खुद शिकार की हैं, और इंजीरें मैं फ़िरौन वर्जी के बाग से तोड़ कर लाया हूँ। ने तुमसे इंजीरें तोड़ने की इजाज़त ले ली थी? पहले इजाज़त नहीं ली थी, मगर जब वो मुझे इंजीरें तोड़ते देखकर बाग में आ गया तो मैंने उससे माफ़ी मांगकर इजाज़त ले ली। तुम्हें 1000 बार समझाया है कि पोलका कभी किसी के बाग से बगैर इजाज़त के फल मत तोड़ा करो, मगर तुम बाज नहीं आते। तुम ज़रूर किसी न किसी से मेरी लड़ाई कराओगे। मेरे आका, लोगों के बाग फलों से लदे हुए हैं, देखकर आपके गुलाम के मुंह में पानी आ जाता है। मैं बेताब होकर बाग में घुस जाता हूँ और फल तोड़ना शुरू कर देता हूँ, और अगर किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी तो मार खाकर माफ़ी मांग लूँगा, मगर रब्बुल अज़ीम की कसम, तोड़े हुए फल हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। मार भी खाता जाऊँगा और फल भी खाता जाऊँगा। अच्छा बाबा, अब हमारा सर ना खाओ, जाओ ले जाओ ये मुर्गाबी और इंजीरों को यहाँ से। इसे तुम अकेले ही खाना में खाओ। मैं चोरी का माल नहीं खाकर अपना बुढ़ापा ख़राब नहीं करना चाहता। गुलाम ने चौंक कर कहा, मेरे आका, आप इसे चोरी का माल कहते हैं? हजूर, ये तो मेरी मेहनत का फल है। खुदा की कसम, पूरे 101 मुक्के खाए हैं मैंने इन इंजीरों के लिए, और एक भी इंजीर बाग के मालिक को वापस नहीं की। भाई अब चले भी जाओ। जा रहा हूँ मेरे आका। असल में बूढ़ा रज्जाल मलका मिस्र की सवारी वाले वाक़ये के सिलसिले में परेशान था, और वो गुलाम पोलका की बक झक सुनने को तैयार नहीं था। गुलाम चला गया तो उसे दूसरे कमरे में जाकर वो खजूर की चटाई पर सोते हुए अंबर को गौर से और मोहब्बत से देखने लगा। नीली आँखें, स्याह रेशमी बाल, तीखा शाही नाक, वो बिल्कुल मिस्र का शहज़ादा मालूम हो रहा था। रज्जाल देर तक उसे देखता रहा, फिर सर झुकाए वापस चल दिया। उसे अंबर से अपने बेटे की तरह प्यार था। वो उसकी जुदाई कभी गवारा नहीं कर सकता था।